हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जीके एसएसबी। वेलकम आपका एक और सेशन में, जो है टॉप 70 एमसीक्यूज। और कोई भी जेके एसएसबी का एग्जाम होगा, आपके लिए ये सेशन बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हम टॉप 70 एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं शॉर्ट आउट देना चाहूँगा डेल्टा ग्रुप के मेंबर्स को, जो ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस है। जब से डेल्टा ग्रुप बना है तो तब से इन्होंने हर एक टेस्ट दिया है, सेक्शनल दिया है, टॉपिक वाइज दिया है, फुल फुल टेस्ट दिया है, और सब में इनकी जो परफॉर्मेंस है टॉप नॉच है। मैं इतनी इस बात की भी गारंटी लेता हूँ कि अगर कल कोई एग्जाम हो जाए तो ये लोग अब तोड़ने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम को, ठीक है। तो ये टॉप परफॉर्मर्स हैं। और एक और चीज़ की, बहुत सारे मेंबर्स हैं लेकिन वो थोड़े बाद में जुड़े हैं, तो उनका भी इतना डेटा है नहीं मेरे पास। लेकिन ये जो 15 हैं, ये हर टेस्ट देते हैं और हर एक में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो टॉप नॉच है। अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इनके। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये एग्ज़ाम तो क्रैक करेंगे ही करेंगे, लेकिन अच्छी रैंकिंग के साथ भी करेंगे, ठीक है। तो जिनको नहीं पता डेल्टा ग्रुप क्या है, तो डेल्टा ग्रुप पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे आपके डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है आपका हर सैटरडे को, ठीक है। इसमें एनरोलमेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जूनियर असिस्टेंट की जो मॉक सीरीज है वो परचेज करनी है, जिसमें 8 से ज़्यादा फुल मॉक है। और हर एक सेक्शनल का 5-5 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5-5 सेट सबके, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पार्ट अलग से है। तो अगर आपने एनरोल करना तो करवा लो। वैसे तो मैंने 100 सीट्स ही रखनी थी उसमें, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमको भी ज्वाइन करना है, तो मैंने 100 को बढ़ा के 200 कर दिया है। 200 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एक ग्रुप में 200 से ज़्यादा बंदे ऐड नहीं करूँगा, फिर वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है इतने सारे स्टूडेंट्स को हैंडल करना, क्योंकि उनके डाउट्स भी लेने होते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 200 तक समझना, 200 के ऊपर नहीं ऐड करूँगा, फिर मुझे अपना जो अदर एग्जाम्स है उसको भी देखना है, ठीक है। तो चलते हैं फिर टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। और करते हैं 70 एमसीक्यूज, और बने रहना चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका जेके एसएसबी का जिसमें कंप्यूटर मेंशन है, तो ये 70 एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और डेल्टा वालों ने ऑलरेडी ये 70 एमसीक्यूज का टेस्ट दे दिया है, ठीक है। और ये सेशन लाने का भी यही मतलब है कि जो उनके डाउट हैं, जिनका अच्छा नहीं किया था, जिनके 50-55 के करीब मार्क्स हैं, तो वो भी अपनी इसमें गलतियां सुधारें, ठीक है। तो चलते हैं फिर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और मैं पहले बता दूं कि ये जो 70 एमसीक्यूज हैं, ये आपके 3 कोर टॉपिक्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। पहला है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा है ईमेल एंड इंटरनेट, ठीक है। और तीसरा है पावर पॉइंट, ठीक है। जो कोर टॉपिक्स हैं, जो आपके जेकेएसएसबी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही 70 का एक और सेट आ जाएगा, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स होंगे आपके कंप्यूटर सेक्शन में, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एफडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप जूनियर असिस्टेंट या एनटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम का लेवल हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही एमसीक्यूज आपके बनने वाले हैं, ठीक है। जेकेपी कांस्टेबल का अगर आपने भी पेपर दिया होगा, तो उसमें एफटीपी पूछ लिया था, ठीक है। और ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल भी उसने पूछ लिया था ईमेल एंड इंटरनेट वाले टॉपिक से, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ये 70 एमसीक्यूज बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ध्यान से लिखना, और कॉपी और पेन साथ में ले लेना। जो भी आपके कंप्यूटर के नोट्स हैं उसमें भी ऐड ऑन करते जाना, जो जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगेंगी या जो जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, ठीक है। तो चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज वोलाटाइल। सबसे पहले यहाँ पे देखो, वोलाटाइल एंड नीड्स कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग टू मेंटेन इट्स डेटा। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और एनालिसिस तो हमने करना ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी आंसर की बात करूं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी रैम। और डी रैम की फुल फॉर्म, काफ़ी रैम की तो आपको फुल फॉर्म पता है, लेकिन डी रैम की फुल फॉर्म में डी का आपकी पता होना चाहिए कि डायनेमिक होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपको पता है कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब क्या हुआ कि पावर जैसे ही ऑफ होगा, जितना भी इसका कंटेंट होगा, जितना भी इसका डेटा होता है, वो इरेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन डी रैम में डेटा स्टोर करने के लिए लगे होते हैं कैपेसिटर्स, क्या, ठीक है। डेटा को रिटेन करने के लिए लगे होते हैं कैपेसिटर्स, ठीक है। और होता क्या है कि इसको रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है, कि इसमें जो कैपेसिटर है उसका चार्ज लीक करते रहता है, और इसीलिए डेटा को बचाने के लिए जो है इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है डी रैम को, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो नए हैं जिनको नहीं पता कि एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, तो हम सारा पढ़ेंगे। आप बस पेन कॉपी उठाओ, और जो जो चीज़ें मैं समझाता हूँ उसे अपने हिसाब से नोट्स में लिखो, ठीक है। तो डी रैम हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी रैम। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रैम की बात कर लेते हैं, ठीक है। और जिनको आता है वो स्किप कर सकता है या 2x पे देख सकता है, ठीक है। जो न्यू है ये उनके लिए है, जो अभी मैं चीज़ समझाने लगा हूँ, ठीक है। तो आप बस देखते रहना।
तो रैम हमें पता है क्या है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब जैसे ही पावर ऑफ होगी इसका सारा का सारा कंटेंट गायब हो जाएगा, और जो भी आप प्रोग्राम रन करते हो, चाहे अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड, ब्राउज़र, गेम्स खेलते हो, ठीक है, म्यूज़िक सुनते हो, तो वो सबसे पहले कहाँ पे लोड होता है, तो रैम के अंदर ही लोड होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो रैम की टाइप्स आपको पता है, एक डी रैम मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर होता है, और इसको बार-बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी जो इसकी टाइप आ जाती है, वो आ जाती है स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैम। अब जैसे वहाँ पे कंटेंट को सेव करने के लिए क्या थे, कैपेसिटर, लेकिन इसमें लगे होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें लगा होता है फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। क्या इसमें रिफ्रेश करना पड़ता, नहीं, तो इसमें रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और याद रखना कि इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना पड़ेगी आपको, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डेटा किस में स्टोर होता है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर। इसके अंदर कैपेसिटर नहीं होता, ठीक है। और ये भी चीज़ मैंने जो आपको बताई, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो डायनेमिक रैम से कम होती है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो डायनेमिक रैम से इसकी कम होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक और चीज़, अगर रैम की टाइप में से पूछ ले कि सबसे कॉस्टली, सबसे महंगी कौन सी होती है, तो एस रैम जो होती है वो सबसे महंगी होती है, ठीक है। एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दो चीज़ें और आपको फैक्ट्स के तौर पे याद रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। अगर क्वेश्चन पूछे ना कि कैच मेमोरी, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैच मेमोरी भी क्या होती है, ठीक है। कैच मेमोरी में कौन सी रैम यूज़ होती है, तो याद रखना कैच मेमोरी में एस रैम यूज़ होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपको कि मेन मेमोरी में कौन सी होती है, तो मेन मेमोरी में होती है आपकी डी रैम। आई होप चीज़ें समझ आएगी, आ गई होंगी। तो ये रोम मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रोम अभी ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक था रैम से रिलेटेड। तो रैम से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यार ये प्रॉपर लर्न विद एमसीक्यू सीरीज नहीं है, ठीक है। ये आपके टॉप 70 एमसीक्यूज है, एक टाइप का आपका मॉक है। तो आपको इसको मॉक के हिसाब से देना है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की की, ठीक है। पहले आप चारों की चारों स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर बताओ इसमें से कौन सी रॉन्ग है। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है सेकेंडरी स्टोरेज इज़ फास्टर देन प्राइमरी स्टोरेज। क्या ये सही है? सेकेंडरी स्टोरेज में क्या आता है, आपने पढ़ा होगा, हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव आता है। लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो हमेशा प्राइमरी स्टोरेज, जिसमें रैम आ जाता है, कैचे आ जाता है, इससे हमेशा स्लो होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। और कैच मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और कैच मेमोरी से भी ज़्यादा कौन सी फास्ट होती है, जो किसके अंदर होती, जो सीपीयू के अंदर जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं, उसकी जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, उसके बाद हमारा कैच आता है, ठीक है। फिर हमारी जो आ जाती है रैम वगैरह आ जाती है, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप हमेशा सीक्वेंशियल डेटा प्रोवाइड करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पुरानी कैसेट्स में आप अगर गाने सुने हो तो उसमें डेटा सीक्वेंशियली ही एक्सेस होता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। पहले वो गाना प्ले होता है, फिर वो गाना प्ले होता है, ठीक है, सीरियल वाइज प्ले होता है। ये नहीं है कि अगर गाना आप स्विच कर सकते हो, जैसे आपने सातवां गाना पहले सुन लेना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। आज के ज़माने में तो हम रैंडम कोई भी प्ले कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसमें सीक्वेंस वाइज चलता था, ये होता है। और ये किसके अंदर होता है, मैग्नेटिक टेप के अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है, ये जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, सबसे पहले याद रखो ये चारों के चारों क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। इनको आपको मैच द फॉलोइंग में लगाना है। तो ओएमआर सबसे पहले, अब सीधे सीधे करते हैं क्योंकि ये सबको ही पता होगा। ओएमआर क्या होता है, इसका आ जाएगा रीडिंग मल्टीपल चॉइसेस एग्जाम शीट्स, ठीक है। MICR कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हमारे बैंक के जो चेक्स होते हैं उसमें। तो फर्स्ट का आ जाएगा, आर आ जाएगा। बारकोड रीडर, जब भी आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो आपका वो स्कैन जो करता है, वो कैसे करता है, वो बारकोड से ही करके, बारकोड से वो करके आपके प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट की डिटेल्स बता देता है, ठीक है, कि इसका क्या प्राइस है वगैरह। तो बारकोड रीडर का क्या आ जाएगा, थर्ड का क्या आ जाएगा, थर्ड का एस आ जाएगा, ठीक है। डिजिटाइजर का क्या हो जाएगा, डिजिटाइजर आपको पता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल ड्राइंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है डिजिटाइजर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, ये सीक्वेंस याद रखना, सबसे फास्ट होते हैं रजिस्टर्स, और ये सीपीयू के अंदर होते हैं, ये चीज़ याद रखना। फिर आता है कैच, ठीक है। फिर अगर मैं आता हूँ, फिर रैम आता है,
और इसके बाद आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज आती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं। द प्रिंट क्वालिटी रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉडर्न नॉन इम्पैक्ट के बारे में पूछा हुआ है। इस टिपिकली मेजर्ड इन, तो किस में मेजर होती है ये आपको बताना है, फोर्थ का बताना है। तो याद रखना, प्रिंटर की रेजोल्यूशन जो होती है, इमेज क्वालिटी, वो डीपीआई में मेजर की जाती है, डॉट्स पर इंच में मेजर की जाती है, ठीक है, डॉट्स पर इंच में। अगर मैं पेजेस पर मिनट की बात करूं तो याद रखना ये प्रिंटर की स्पीड मेजर करता है, स्पेशली लेजर प्रिंटर की, ठीक है। सीपीएस की अगर मैं बात करूं, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर पर सेकंड, ये याद रखना, ये डॉट मैट्रिक्स करता है। और लाइंस पर मिनट की अगर मैं बात करूं, लाइंस पर मिनट की बात भी कर लेता हूं, लाइंस पर मिनट की, तो ये लाइन प्रिंटर्स की स्पीड बताती है, कौन, ये एलपीएम, ठीक है, ये यूनिट। फिफ्थ, which component of the central processing unit is responsible for directing the flow of instructions and data between the CPU and other hardware component। पहले क्वेश्चन को दिमाग खोल के पढ़ो कि कहना क्या जा रही है। फिफ्थ फिर से पढ़ो, which component of the CPU is responsible for directing the flow of instructions and data between the CPU and the other hardware component। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसको याद रखना, कंप्यूटर का मैनेजर भी या ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि सीपीयू का ट्रैफिक पुलिसमैन कौन होता है, तो याद रखना कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। ये खुद डेटा प्रोसेस नहीं करता, बल्कि सिग्नल्स जनरेट करके सीपीयू के बाकी पार्ट्स को, चाहे वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो या मेमोरी यूनिट हो, उसको बताता है कि करना क्या है, ठीक है। तो यही इसका काम होता है कंट्रोल यूनिट का, इसका काम होता है कंट्रोल करने का, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करूं तो ये सारी की सारी जो आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस, और जो लॉजिकल है, जैसे एंड हो गया, इनको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड हो गया, और हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इन कैलकुलेशंस में एएलयू में ये सब होता है, ठीक है। और कैच मेमोरी, अब कैच मेमोरी भी जान लो क्या होती है, ठीक है। ये स्पीड बढ़ाने के लिए टेम्परेरी स्टोरेज होता है। और स्पीड कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये काम को थोड़ा शॉर्ट कर देता है। कैसे करता है, हम फ्रीक्वेंट जो काम करते रहते हैं, ये अपने अंदर क्या कर लेता है, उस डेटा को स्टोर कर लेता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है, ताकि सीपीयू को बार बार रैम तक ना जाना पड़े, वो सीधा कहाँ से ले ले, कैच से उठा ले, ठीक है। तो कैच को सीपीयू की सबसे फास्ट हेल्पर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इसकी, ठीक है, कैपेसिटी कम होती है, एक्सपेंसिव होती है, और मेन इंपॉर्टेंट बात, एस रैम की बनी होती है, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और वोलाटाइल होती है, ये चीज़ याद रखना। और इसकी लोकेशन पूछ, वो थोड़ा सा अगर उसको एडवांस बनाना होगा तो पूछ लेगा। अगर इसकी लोकेशन पूछे ना तो इनसाइड और वेरी क्लोज टू सीपीयू, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछे रजिस्टर्स का तो ऑलवेज इनसाइड द सीपीयू। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कैच की लोकेशन पूछे तो नियर और इन सीपीयू, लेकिन अगर पूछे किसकी, रजिस्टर्स की, ऑलवेज इनसाइड सीपीयू। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके 3 लेवल होते हैं, ये भी याद रख लो। मैं हर एक चीज़ बताऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी, ठीक है। आपको लिखनी है तो लिखो, नहीं लिखनी वेल एंड गुड है। L1, L2, L3, ये क्या है, ये कैचेस के टाइप हैं, कैच मेमोरी के टाइप है। सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, तो L1 सबसे फास्टेस्ट होता है। सबसे स्लोएस्ट कौन सा होता है, तो L3 सबसे स्लोएस्ट होता है। सबसे बड़ा साइज किसका होता है, तो L3 का। सबसे छोटा साइज किसका होता है, तो L1 का। जिसका सबसे छोटा साइज होगा उसका, अगर मैं बात करूं, जिसका सबसे छोटा साइज होगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका बड़ा साइज होगा उसकी स्पीड हमेशा कम होगी। ये L1, L2, L3 में याद रखना, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। सिक्स्थ है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसे जेकेएसएस भी बड़े सवाल आजकल पूछ रहे हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर प्रिंटर्स के ऊपर, ये सवाल है, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि मतलब एक ही टाइप के एमसीक्यूज क्यों आ रहे हैं, जैसे मतलब एक ही स्पेसिफिक टाइप के। तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, इसमें है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, और आपका ईमेल और इंटरनेट के 70 एमसीक्यूज हैं। भाई 70 एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो भी एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ भी समझ रहे हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। तो नोटबुक और पेन से साथ साथ में लिखते भी रहना। सिक्स्थ पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, लेजर प्रिंटर यूज टोनर cartridges and a heat diffuser. Dot matrix printer is an example of non-impact printer. Thermal printers are widely used in ATMs and POS, point of sale machines. Plotters are used for high quality architectural and engineering drawings. तो सिक्स का बताओ। अरे यार, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कब से नॉन इम्पैक्ट होने लगा, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इज एन एग्जांपल ऑफ
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो यही तो गलत हो गया, लेकिन ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट नहीं। ये क्या करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं, रिबन पर स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। और पुराने टाइपराइटर जैसे आवाज करते थे ना, वैसे ही इसका भी काम होता है, किसका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस क्यों करेक्ट है ये भी देख लेते हैं। देखो, जो लेजर प्रिंटर्स इंक की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, वो ड्राई पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम टोनर कहते हैं। और ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और एटीएम्स और पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स में थर्मल प्रिंटर्स यूज होते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन में। अब पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होती है, आप शॉपिंग करने जाते हो, एक मशीन में कार्ड डालते हो ना, जिससे फिर पूरी आपकी ट्रांजैक्शन होती है, फिर आप वो चीज़ ले लेते हो, वही होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है, जिसके अंदर आप कार्ड अपना डालते हो। ये चीज़ याद रखना। और ये याद रखना कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इम्पैक्ट कौन से होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट कौन से होते हैं, तो याद रखना लेज़र, इंकजेट और थर्मल। लेज़र, इंकजेट और थर्मल जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, याद रखना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और ये प्लॉटर्स तो आपको पता ही होगा। प्लॉटर्स सबसे हाई क्वालिटी लार्ज स्केल ड्राइंग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मेन यूज इनका होता है। चाहे हमने मैप्स बनाने हो, बड़े बड़े बैनर्स लगाने हो, ब्लू प्रिंट बनाना हो किसी चीज़ का, तो उसके लिए प्लॉटर्स इस्तेमाल हम करते हैं। सेवंथ आ जाओ, व्हाट इज द स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सबसे पहले डीवीडी की फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और कांस्टेबल वाले ये जो फुल फॉर्म्स होती है ना कंप्यूटर में, ये चीज़ें अपना रट्टा मार लेना, क्योंकि सीधे सीधे पूछ सकता है ये, ठीक है। सेवंथ का, तो मैक्सिमम कितनी स्टोरेज होती है इसकी, याद रखना 4.7 GB होती है डीवीडी की स्टोरेज, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और 700 MB किसकी होती है, तो ये एक स्टैंडर्ड सीडी की होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क की होती है। 1.44 MB किसकी होती है, तो फ्लॉपी की होती है, ये फ्लॉपी की, साथ साथ मैं बता भी रहा हूँ, फ्लॉपी की होती है, ठीक है। और 25 GB किसकी होती है, तो ब्लू रे की होती है, ब्लू रे डिस्क की होती है 25 GB, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो सीडी, डीवीडी, ब्लू रे है, ये तीनों की तीनों ऑप्टिकल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनको रीड राइट करने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलते हैं फिर हमारे एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सॉलिड स्टेट ड्राइव कंपेयर टू ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आपको एसएसडी भी पता होगा, अब तो चलो एचडीडी का ज़माना गया, हार्ड डिस्क, अब एसएस जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये याद रखना हमेशा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल्स नहीं होता है एसएसडी का, जो एचडीडी में होता है, ठीक है। हैव नो मूविंग मैकेनिकल पार्टिकल्स, किसके अंदर, एसएसडी के अंदर, ठीक है। ये साउंड भी नहीं करते जैसे हमारे जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो करती है, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि एचडीडी की अगर मैं बात करूँ, उसमें घूमने वाली आपकी क्या होती है, डिस्क होती है, जो घूमते रहती है, ठीक है, घूमने वाली डिस्क होती है, ठीक है। और या ना तो मोटर होती है जिसकी वजह से वो जो डिस्क है वो घूमती है, ठीक है। और मेन बात होती है फिर ये डेटा कहाँ स्टोर करती है, तो याद रखना ये माइक्रो चिप्स में डेटा स्टोर करती है, जिसे हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यही इसका ट्रू हो जाएगा क्या, एस एस डी हैव नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स मेकिंग दम फास्टर एंड मोर ड्यूरेबल, ठीक है। और पहला इसीलिए गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एस एस डी के अंदर मैग्नेटिक प्लेटर नहीं होता, प्लेटर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और हार्ड डिस्क की मैं अगर बात करूँ, तो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में जीबी जो एक्सपेंसिव कौन सी होती है, तो याद रखना वो एसएसडी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू एचडीडी। नाइन्थ, विच सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज द कोर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कोर इंटरफेस का बात कर दिया, तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा यार, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में वाली मेरी क्लास दिखी हुई है, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, ये या तो ब्रिज होगा या तो इंटरफेस लिखा होगा, तो ये एक इंटरफेस का काम करता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे अगर मैं बात करूं, चाहे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, कंप्यूटर का हार्डवेयर किसी सॉफ्टवेयर को रन नहीं करवा सकता, ठीक है। तो एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं डिवाइस ड्राइवर की बात करूं, तो ये एक स्पेसिफिक हार्डवेयर है, जैसे ग्राफिक्स कार्ड या प्रिंटर को ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने का काम करता है ये, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये सिस्टम को मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे डिस्क क्लीनअप हो गया, हमारा एंटीवायरस हो गया, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। क्या क्या, डिस्क क्लीनअप हो गया, एंटीवायरस हो गया। और ट्रांसलेट
ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, मैंने आपको लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर्स पढ़ाया था, चाहे वो असेंबलर हो, कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, वो सब आ जाते हैं ट्रांसलेटर्स के अंदर। ठीक है, और इनका क्या काम होता है, ये प्रोग्रामिंग कोड को मशीन जो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग कोड को। 10th, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमने बतानी है किसकी, इनमें से, जिन चारों में से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, अब मेरे को इसमें सामने सामने नजर आ रही है गलत, यहाँ पे लिखा हुआ है वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही होते हैं। तो क्या गूगल क्रोम में आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, ये आ जाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चाहे जो हमारा MS वर्ड हो, गूगल क्रोम हो, व्हाट्सएप हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपके आ जाते हैं किसके अंदर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, बाकी ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, MS वर्ड एंड MS एक्सेल आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एंटीवायरस किसके अंदर आ जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कर लोगे। डॉक एक्स किसकी एक्सटेंशन है, MS वर्ड की। एक्सेल SX किसकी है, MS एक्सेल की। PP एटएक्स पावर, ये किसकी है, पावर पॉइंट की। और ये X क्या है, XML। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ACCDB किसकी है, डेटाबेस की, एक्सेस की। ठीक है, ठीक है, और MS एक्सेस क्या है, एक रियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDMS है। और मैंने MS एक्सेस के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, तो 11th का ये मार्क कर लेना। 12th, अब ये थोड़ा सा ट्रांसलेटर्स है, मैंने आपको ट्रांसलेटर्स भी बताया हुआ है, तो चलो यहाँ पे भी हम ट्रांसलेटर्स को फिर से एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, शॉर्ट में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। ठीक है, ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन दोनों का मेथड अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों का मेथड अलग अलग होता है। तो अगर मैं कंपाइलर की मेथड की बात करूं, तो ये क्या करेगा, जितनी भी लाइंस होंगी उनको एक ही बार में क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा। क्या करेगा, एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूं, तो ये एक एक करके करेगा। ठीक है, ये एक एक करके करेगा, सीक्वेंस वाइज करेगा इंटरप्रेटर। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन करके मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर, और वही जो आपका कंपाइलर है वो इकट्ठा कर देगा। ठीक है, और इंटरप्रेटर में ये भी याद कर लेना कि अगर किसी लाइन में एरर आ जाती है, गलती आ जाती है, तो ये वहीं रुक जाता है जब तक वो एरर सॉल्व नहीं हो जाता इंटरप्रेटर के केस में। ठीक है, और असेंबलर की अगर मैं बात करूं, अब हम बात कर लेते हैं असेंबलर की। ठीक है, ये सिर्फ क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं करता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लिंकर की। लिंकर का नाम से पता चल रहा है, लिंकर क्या करेगा, अगर दो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं A और B, ठीक है, इनको क्या कर देगा, इकट्ठा लिंक कर देगा और एक सिंगल फाइल बना देगा। ठीक है, A और B को इकट्ठा कर देगा और एक सिंगल फाइल बना देगा। ये किसका काम होता है, लिंकर का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दो, क्या आ जाएगा, मैंने अभी बताया क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, लाइन बाय लाइन कौन करता है, तो इंटरप्रेटर। अगर पूरे प्रोग्राम का बताया होता, पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा कौन कर देता है ट्रांसलेट, तो फिर आंसर हो जाता हमारा कंपाइलर। ठीक है, आगे है डिस्क defragmenter which rearrange fragmented data on a hard disk to improve reading speed is an example of। तो डिस्क defragmenter किसका जो होता है, एग्जाम्पल होता है, अभी ऊपर ही बताया था मैंने, तो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके FAA में अलग से लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्या, तो ये पता होना चाहिए कि जिसका
जिसका यहाँ पे मैं अच्छे से समझा देता हूँ, जिसका सोर्स कोड सबको पता हो, ठीक है, और जो ज़्यादातर जो मोस्टली जो होते हैं वो फ्री हों। ये सारे के सारे जो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्री होते हैं, और इसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि इसका सोर्स कोड सबको पता होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखने हैं। बहुत बार एग्जाम्स में सवाल आता है। लिनक्स, ठीक है, फायरफॉक्स, और फायरफॉक्स ये आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है, ये भी याद रखना, अपाचे, अपाचे हो गया। फिर वीएलसी, और एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं GIMP। और अपाचे का अगर MCQ स्पेशली बनाया जाए ना, तो अपाचे है क्या, तो याद रखना एक वेब सर्वर है, HTTP का वेब सर्वर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एग्जाम्पल हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की, जिसे हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। कुछ अगर एग्जाम में प्रोप्राइटरी लिखा हो तो समझ लेना वो क्या है, आपका क्लोज्ड सोर्स ही है, ठीक है। सबसे क्लोज सोर्स में क्या हो जाएगा, जो सोर्स कोड होगा वो अवेलेबल नहीं होगा, उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, और वो फ्री नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब एग्जाम्पल्स इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिखना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारा हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, अडोब फोटोशॉप हो गया, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये याद रखना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्लोज सोर्स में आता है। ऑटो कैड हो गया, ठीक है, ऑटो कैड हो गया, जो डिजाइनिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं क्लोज्ड सोर्स की। तो ये मैंने आपको ओपन सोर्स भी बता दिया इसमें, और क्लोज्ड सोर्स भी बता दिया। मेन होता है एग्जांपल्स, ठीक है। तो डिस्क डी फ्रैगमेंटर क्या था, हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था। अब बात कर लेते हैं हम फर्मवेयर की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फर्मवेयर जानते हैं कि फर्मवेयर क्या होता है। इससे पहले ना यार, एक और चीज़ याद रखना, मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया, कि एंड्रॉयड जो है ना आपका, एंड्रॉयड वो भी क्या है, आपका ओपन सोर्स है। और क्वेश्चन आता है कि ये किस पे बेस्ड होता है, तो याद रखना ये लिनक्स कर्नल पे बेस्ड होता है। ये बहुत बार सवाल आता है, ठीक है। लिनक्स कर्नल पे बेस्ड होता है आपका एंड्रॉयड, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज़ हम जान लेते हैं फर्मवेयर की। देखो, अब कन्फ्यूजन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आती है कि फर्मवेयर जो है वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो याद रखना, फर्मवेयर जो होता है ये हार्डवेयर के अंदर एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो याद रखना ये कॉम्बिनेशन है किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसीलिए इसको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये चीज़ आप, फर्मवेयर को हम सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर कहते हैं फर्मवेयर को, ठीक है। ये याद रखना, क्या ये एग्जाम का फैक्ट याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर किसे कहा जाता है, तो याद रखना वो कहा जाता है फर्मवेयर को। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि ये स्टोर कहाँ पे होता है, तो याद रखना बस ये 3 चीज़ें याद रखना, रोम, फ्लैश मेमोरी, EEP रोम, यहाँ पे ये स्टोर होता है आपका फर्मवेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका फंक्शन क्या होता है। देखो, फर्मवेयर का जो एक बेसिक फंक्शन होता है ना, तो ये क्या करता है, हार्डवेयर के, अगर मैं बात करूं हार्डवेयर के हार्डवेयर के बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद के। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हार्डवेयर के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, चाहे हमारा वो कोई भी हार्डवेयर हो। और एक और चीज़ याद रखना कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज की तरह काम करता है किसके बीच में, हार्डवेयर और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ये ब्रिज की तरह काम करता है। इसी को हम बोलते हैं फर्मवेयर। और क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे स्टोर होता है, तो रोम, EEP रोम या फ्लैश मेमोरी में ये स्टोर रहता है। और एक और चीज़ है कि फर्मवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, BIOS, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही सबसे पहले BIOS जो है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो रन होता है। ये चेक करता है कि सारे पार्ट्स, ठीक है, सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और यही जो फंक्शन है आपका फर्मवेयर का भी होता है। और BIOS क्या है, आपका फर्मवेयर है। और BIOS में सबसे पहले अगर पूछ ले कि BIOS सबसे पहले कौन सा काम करता है, तो वो करता है पोस्ट। सवाल आ सकता है ये, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये काम करता है, ठीक है।
तो BIOS का क्या फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही सबसे पहले BIOS रन होता है, ये चेक करता है कि सारे कंप्यूटर पार्ट्स, सारे हार्डवेयर पार्ट्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, और इसी को हम पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया BIOS। अब इसी का ना आजकल अपग्रेडेड वर्जन है जिसे हम कहते हैं UEFI, ये दिमाग में डालना है, UEFI। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। फिर से लिख लो, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये BIOS का क्या है, एक मॉडर्न वर्जन है, बस थोड़ा सा फास्ट होता है BIOS से, बस यही है इसमें, ठीक है। अपग्रेडेड वर्जन है BIOS का। तो मैंने आपको बता दिया फर्मवेयर भी, ठीक है। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर। क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि किसी हार्डवेयर, जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, उसके साथ इंटरैक्ट कैसे करना है, काम कैसे करना है, ये किसका काम होता है, डिवाइस ड्राइवर का, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये भी याद रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है। किसका, ट्रांसलेटर का, अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ट्रांसलेटर का काम करता है बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पे क्या बताओ, फिर आंसर क्या होगा 14 का, टू एक्ट एज ए ट्रांसलेटर अलोइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ए स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 15, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर उसका आंसर बताओ। एन असेंबलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन और जावा, ये मैंने बताया ही नहीं था। मैंने आपको बताया था कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो सी जो है वो आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी बताया इसके बारे में अच्छे से। इट्स सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल टू यूजर्स टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट कंपेयरिंग ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जो आपका क्लोज सोर्स होता है। तो इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे यार, बस ध्यान से पढ़ना, MCQ से ही आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। रॉन्ग बताना है क्या, जो मोजिला फायरफॉक्स है ये क्लोज सोर्स है, मैंने आपको बताया था ये एक ओपन सोर्स जो है, ये आपका सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो डी इसका जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी ये लिनक्स एंड एंड्रॉयड आर एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स, मैंने बताया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी क्लोज सॉफ्टवेयर, बिल्कुल। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूजली रिस्ट्रिक्ट्स यूजर फ्रॉम मॉडिफाइंग इट्स सोर्स कोड, बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी। 18, अब ये आपको मैच करना है, ठीक है, अच्छे से पहले देख लो फिर बताओ। देखो फ्रीवेयर के बारे में भी जान लो, क्योंकि आपको पता नहीं होता। देखो फ्रीवेयर आपका ओपन सोर्स से अलग होता है, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इसका जो सोर्स कोड होता है ना वो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाता है जैसे अडोब एक्रोबैट या व्हाट्सएप, इसका प्राइमरी एग्जांपल है व्हाट्सएप, वो एक फ्रीवेयर है, हम उसका सोर्स कोड नहीं चेंज कर सकते व्हाट्सएप का, ठीक है। अब और ये जो शेयरवेयर होता है ये भी याद रखो, ये कुछ टाइम के लिए ट्रायल पीरियड जिसे हम कहते हैं, जैसे 30 दिन का हो गया, ठीक है, 1 महीने का हो गया, 2 महीने का, 3 महीने का, तो ये ट्रायल पीरियड के लिए फ्री होता है। उसके बाद जो फीचर्स होते हैं उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ये होता है हमारा शेयरवेयर। और ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स जिसे हम प्रोप्राइटरी कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैच करो क्या आंसर हो जाएगा। देखो फ्रीवेयर कहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले, आर में, सॉफ्टवेयर अवेलेबल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बट नो, बट सोर्स कोड मे नॉट बी मॉडिफाइड। शेयरवेयर क्या आ जाएगा, ट्रायल पीरियड, ठीक है, ओपन सोर्स। और प्रोप्राइटरी पेड सॉफ्टवेयर वेयर द सोर्स कोड इज हिडन एंड रिस्ट्रिक्टेड। तो कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सोर्स। क्लोज्ड सोर्स बताना है आपको। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, क्लोज्ड सोर्स। और बाकी ये तीनों क्या आ जाते हैं हमारे ओपन सोर्स में, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 20, सॉफ्टवेयर दैट इज, एक सेकेंड, हाँ, सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ए लिमिटेड ट्रायल पीरियड
ट्रायल पीरियड ही आ गया, क्या लगाओगे फिर इसका 20 का शेयरवेयर, ठीक है। द एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच ओपन सोर्स कर्नल, तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, अभी ही बताया है, तो किस पे बेस्ड होता है ये, लिनक्स बेस्ड होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है अबाउट सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है बिटवीन यूजर और जो उस सॉफ्टवेयर का क्रिएटर होता है, डेवलपर जो होता है, ठीक है। इस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि ये आप इसको सिर्फ यूज कर सकते हैं, इसकी कॉपीज नहीं आगे बेच सकते, मतलब इस, तो मतलब ये उसकी मेहनत को खराब ना हो जाए जो क्रिएटर है, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग होती है। बेसिकली इसमें ये होता है कि आगे चल के जो यूजर है वो खुद से ही इसको बेचना ना शुरू कर दे, वो इसकी कॉपीज ना बनाए, ठीक है। तो ये इसलिए ज़रूरी होती है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब आप स्टेटमेंट्स पढ़ो और बताओ इसमें से क्या सही है, ठीक है। अडोब एक्रोबैट बिल्कुल ये फ्रीवेयर का है, ठीक है। फ्रीवेयर अलोज यूजर टू लीगली मॉडिफाई एंड सेल द सॉफ्टवेयर सोर्स कोड फॉर प्रॉफिट, बिल्कुल गलत हो जाएगा, जबकि मैंने आपको बताया था इसमें आप सोर्स कोड जो है वो चेंज ही नहीं कर सकते, बस आपको ये फ्री मिलता है, उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। बाकी सारे के सारे हमारे सही हो जाएंगे स्टेटमेंट्स। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। माई एसक्यूएल जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये भी याद रखना क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। और ये लैंग्वेज होती है वो डेटाबेस सेट करने के लिए, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, हमारी माई एसक्यूएल जो लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ ये जो ओरेकल डेटाबेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर हो गया, या IBM DB2 हो गया, ये सब क्या है, क्लोज्ड सोर्स डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है। अब ये तो सिंपल सवाल है, 24 लगाओ। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या आएगा, ठीक है, समझ आ गया ना। परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन, ऊपर बताता। कैच क्या हो जाएगा, हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, C2 का आर हो जाएगा। रोम क्या है, स्टोर्स द बूट अप इंस्ट्रक्शंस BIOS, मैंने आपको बताया था। मदरबोर्ड क्या है, कनेक्ट्स ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो ये आप अब मैच करके यहाँ पे लगा लेना। 25 अब देखो 25 देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, द BIOS इज टिपिकली स्टोर्ड इन द रैम। मैंने आपको बताया था कि रैम में नहीं, ये रोम में स्टोर होता है, तो यही जो है आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या है, ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह जो है वो डेटा का फ्लो डायरेक्ट करता है, उसे प्रोसेस नहीं करता, इसका प्रोसेसिंग का काम नहीं होता। और ये भी याद रखना, इसकी स्टेटमेंट्स ना, ये PDF मैं आपको चलो दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये पढ़ना। देखो, बिट कंसिस्ट होता है 8 बिट्स का और निबल होता है 4 बिट्स का, ठीक है। USB फ्लैश ड्राइव्स यूटिलाइजेस डबल EP रोम टेक्नोलॉजी। तो USB फ्लैश ड्राइव के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, तो डबल EP रोम वाली, ठीक है। 26 अब ये हो गए हमारे 25 जो MCQs थे, ये थे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टॉप 25 क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट, और सारा का सारा इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, सब कुछ हो गया। अब जो है हमारा ईमेल और इंटरनेट का टॉपिक है, और उसमें भी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके MCQs रहेंगे, ठीक है। चलो, पहला है, द वेरी फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क दैट लेड्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेट वॉज। तो कौन सा था, सबको ही पता होगा, ARPANET। तो ये दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था जो 1969 में US डिपार्टमेंट ने अपनी डिफेंस के लिए बनाया था, ठीक है। ये, और इसी से आगे चलकर हमारा जो इंटरनेट है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ये जो, अगर मैं बात करूं, NSF नेट, ये आया था 90s 80s के अराउंड, ठीक है, ARPANET के बाद में आया था। और इंटरनेट के बारे में अभी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेट क्या है, ये किसी भी प्राइवेट कंपनी का इंटरनल नेटवर्क होता है, ठीक है। और ईथरनेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले, जो ये केबल होती है जिससे हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं, अपने जो हमारा
घर पे वाईफाई लगा था, उसके साथ कनेक्ट करके हम जो अपना इंटरनेट है वो चला सकते हैं। केबल होती है, ठीक है, लैन केबल भी इसको कहते हैं। 27। और ये सारी की सारी टोपोलॉजीज मैंने आपको नेटवर्किंग डिवाइस अभी देख लेना है, एसआई की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें अभी 2 लेक्चर अपलोड हुए हैं। तो एसआई का भी हम स्टार्टिंग से सारा पढ़ रहे हैं, वन बाय वन। उसमें जो मेरी पहली क्लास थी वो थी एमसीक्यू सेशन की, नेटवर्किंग डिवाइसेस की। तो उसके 2 पार्ट है, वो दोनों देख लेना अगर आप जेकेपी एसआई के एस्पिरेंट हो या एफडब्ल्यू के हो, ठीक है। उसमें ये नेटवर्क टोपोलॉजीज मैंने आपको बता दी थी। तो चलो मैच करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार की बात करूं, तो सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रल डिवाइस में हब, स्विच या रूटर से जुड़े होते हैं। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्यू, ठीक है। एवरी नोड इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब, स्विच और रूटर, ठीक है। बस की अगर मैं बात करूं, सब एक ही कॉमन सिंगल बैकबोन केबल होती है, इसी के साथ जो है हमारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ये मैंने बताया हुआ। तो बस का क्या हो जाएगा, टू का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल कॉन्टिन्यूस सेंट्रल केबल। रिंग में क्या बताया था, हर कंप्यूटर एग्जैक्टली दो और कंप्यूटर से जुड़ा होता है, एक लूप में ऐसे जुड़ा होता है, जैसे एक कंप्यूटर ऐसे एक सर्कुलर लूप में जुड़ा होता है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ का क्या हो जाएगा, मैश, हर एक कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ा होता है, ठीक है, डायरेक्टली जुड़ा होता है। ये मैंने काफी अच्छे से बताया, तो आप वो वाली क्लास भी देख लेना। तो फोर्थ का हो जाएगा आर, ठीक है, ये आप मैच कर लेना यहाँ पे। 28, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेटवर्किंग डिवाइसेस। देखो, अब काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचेंगे कि हमारे में नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, लेकिन दोस्तों जो इंटरनेट और ईमेल है उसी का ही एक सब टॉपिक होता है नेटवर्किंग डिवाइसेस। कभी कभी सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन होता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता, वो इंटरनेट और ईमेल का ही पार्ट होता है। चाहे वो आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हो गए, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगी, टोपोलॉजीज होगी, तो वो सब आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर आ जाता है। लेकिन ये थोड़े एडवांस पेपर है, जैसे एसआई की बात करूँ, एफडब्ल्यू की बात करूँ और एनटी की बात करूँ, वहाँ पे पूछ लेता है। लेकिन 1 से 2 सवाल जो है, अगर उसको थोड़ा सा हार्ड बनाना हो लेवल कंप्यूटर का, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस में से डाल देगा, या नेटवर्क टोपोलॉजीज से डाल देगा, या ओएसआई मॉडल से डाल देगा, ठीक है। तो आपको भी पढ़ लेना है, और मैंने एसआई में ये दोनों पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा लिया है, तो प्लेलिस्ट होगी उसमें देख लेना। तो 28 का पहले ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। और ये बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, ये पढ़ो। स्विच ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस साइमल्टेनियसली रिगार्डलेस ऑफ द डेस्टिनेशन। ये काम होता है हब का, वो बिना सोचे समझे सभी सारे ही कंप्यूटर्स को डेटा भेज देता है, जबकि उसको भेजना एक पर्टिकुलर को चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो हब होता है इसको हम डम डिवाइस भी कहते हैं, इसीलिए इसको डम डिवाइस कहते हैं। लेकिन स्विच इसका स्मार्ट डिवाइस है, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये उसी कंप्यूटर को डेटा भेजता है जिसके लिए वो बना है, ठीक है। तो सी जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। बाकी अब मॉडर्न तो आपको पता ही है, रूटर क्या करता है, डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में मतलब भेजता है, किसके बेसिस पे, आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे। और गेटवे क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, डी का। ये पूरा का पूरा मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है, तो जिसने पढ़ना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऐसा है कि उसमें देख लेना, ठीक है। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स लाइक google.com इनटू मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस। बहुत बारी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो ये किसका काम होता है, डोमेन नेम सिस्टम का, डोमेन नेम सिस्टम का काम होता है। और याद रखना, जो DHCP भी आपको याद रखना है, डायनेमिक, इसकी जो फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये नए डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ते हैं, ये नए डिवाइसेस को क्या देता है, आईपी एड्रेसेस। और डीएनएस क्या करता है, ये जैसे google.com हो गया, उसको मशीन रीडेबल करके उसमें जो है आईपी एड्रेस उसको प्रोवाइड करता है। तो वेबसाइट से जो लेना देना होता है वो होता है डीएनएस का, लेकिन डिवाइस से जिसका लेना देना होता है, जो आगे जाके नेटवर्क से जुड़ते हैं, उसको जो आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है वो करता है डीएचसीपी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी यूआरएल तो सबको पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका क्या काम होता है, ये किसी भी वेबसाइट का पूरा एड्रेस ये लिंक होता है, ठीक है। एचटीटीपी क्या होता है, तो ये वेब पेजेस ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल है, और इसी का एक सिक्योर वर्जन होता है जिसे हम एचटीटीपी या एस कहते हैं, ठीक है। 30, मैच द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स विद देयर प्राइमरी फंक्शन। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो सीधा आ जाएगा, ठीक है, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैसेज को भेजने के लिए, ठीक है। तो एसएमटीपी का सेकंड का आर आ जाएगा, सेंडिंग एंड रूटिंग। लेकिन रिट्रीव, रिसीव करने के लिए कौन सा होता है, तो याद रखना आई मैप होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और दो रिट्रीविंग हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है पोप 3, ये अपने दिमाग में डाल देना, ठीक है, पोप 3 और आई मैप, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। लेकिन देखो,
पोप 3 में क्या होता है, आप अपना ईमेल अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और बाद में उसको डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन आईपमैप पे जो आपका जो ईमेल होता है, वो रिसीव करके आप और सिर्फ उस पे सर्वर पे पढ़ सकते हो, ठीक है। आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते, वो आपका जो डाउनलोड होगा वो सर्वर पे ही होगा। इसीलिए आईमैप पे जो ईमेल होता है वो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन पीओपी में आप जो ईमेल है वो डिलीट कर सकते हो। यही डिफरेंस है आईमैप में और पीओपी 3 में, ठीक है। समझ में आ गया कि आईमैप पे जो आपका ईमेल ओपन होगा वो होगा सर्वर पे, लेकिन पीओपी 3 पे हम अपने डिवाइस में भी वो डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में जब हमारे काम का ना हो तो हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आईमैप पे हम डिलीट नहीं कर सकते, और दोनों के दोनों कौन से हैं, रिट्रीविंग ईमेल्स है, मतलब रिसीव करने के लिए होते हैं। और भेजने के लिए कौन सा होता है, तो एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ में आया? तो ये मैच कर लेना, फिर मैंने बता दिया। 31 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट वेब ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन। वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन के बीच में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। देखो, रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें से एक जो होगी वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, बाकी आपका एज ए नोट्स काम करेगा, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। और सीधे सीधे अगर वन लाइनर्स बनेगा तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, जैसे ये बिंग, याहू, डक डक गो आर एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, लेकिन ये वेब ब्राउजर्स नहीं है बिंग, याहू और डक डक गो, ये क्या है, हमारे सर्च इंजन हैं। तो यही स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारी गलत हो जाएगी। एप्पल सफारी क्या है, ये हमारा बिल्कुल एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट एक्सेस के लिए हमें इस्तेमाल हम करते हैं। सर्च इंजन इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम और वेब डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्चेस फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन के नाम जान लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर जो है हमारे सर्च इंजन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ आपको, साथ साथ में लिखना, ठीक है। गूगल तो सबको ही पता होगा, लेकिन दूसरा लिखो बिंग, 2009 में लॉन्च हुआ था और किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ये लिख लेना, ठीक है। दूसरा है याहू, 1994 में आया, और ईमेल के लिए भी इस्तेमाल हम करते हैं याहू को। डक डक गो, बाइडू, और बाइडू किसका है, याद रखना, चाइना का, ठीक है। येंडेक्स, येंडेक्स पूछ सकता है, तो येंडेक्स किसका है, रशिया का, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट नाम जो आपने नहीं सुने होंगे, क्या पता जी केसेस भी वही पूछ ले जो थोड़े नॉन पॉपुलर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। याद रखना, इकोशिया, नेवर, सेजनैम, तो ये सब कौन से हैं, हमारे सर्च इंजन हैं, ठीक है। और भी याद रखो, एक और याद रखो, स्विस काउस। तो ये जो इंपॉर्टेंट थे सर्च इंजन थे। अब हम बात करते हैं मेजर जो है वेब ब्राउजर्स हैं। तो क्रोम तो सबको ही पता होगा, वो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन क्रोम याद रखना वो 2008 में जो है वो लॉन्च हुआ था, ठीक है, गूगल ने बनाया था। फिर आ जाता है हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स जो ओपन सोर्स है, मोजिला आ गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, और एज क्वेश्चन आता है कि किसका, तो माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। सफारी, और सफारी किसका है, एप्पल का, ठीक है। फिर आ जाता है ओपेरा, ब्रेव, टोर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर चाइना का है, ठीक है। मैक्सथॉन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नाम भूल रहा हूँ मैं इसका, हाँ, पेल मून। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स, ठीक है, समझ आ गया। चलो 32 पे चलते हैं। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिलेटेड टू ईमेल। बताओ 32 का आंसर। अब डिफरेंस बताना किसमें, कार्बन कॉपी के बीच में और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बीच में। देखो, जब आप किसी का ईमेल आईडी बीसीसी में रखते हैं तो उस ईमेल के बाकी लोगों को, जिसमें टू और सीसी वालों को बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये मेल बीसीसी वाले पर्सन को भी भेजी गई है या नहीं भेजी गई। तो बीसीसी वाले जो होते हैं वो कंप्लीटली हिडन रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 33, इन अ स्टैंडर्ड यूआरएल व्हाट डज द .gov मीन्स। तो ये क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ये एक टॉप लेवल डोमेन होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और गोव क्या बताता है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें आ जाता है .gov, ठीक है।
और प्रोटोकॉल में पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो प्रोटोकॉल में ये आ जाता है आपका, ये सिर्फ HTTP वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है HTTP और ये दो स्लैश वाला, ये होता है प्रोटोकॉल का। सब डोमेन में आ जाता है आपका www। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। बताओ। ए कंप्यूटर वायरस यूजली रिक्वायर्स ए होस्ट फाइल और प्रोग्राम टू इन्फेक्ट अ सिस्टम एंड स्प्रेड, बिल्कुल सही हो जाएगा। अ वर्म कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन और ए होस्ट फाइल, बिल्कुल सही हो जाएगा वर्म। Ransomware is a type of malware that encrypts a user's data and demands payment for the decryption की, बिल्कुल सही। A Trojan horse is a harmless, harmless कब से हो गया ये अपने आप को एक दिखाता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, एक मलिशियस खतरनाक प्रोग्राम होता है जो अपने आप को एक लेजिटिमेट बताता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, लेकिन होता एक नाटक कर रहा होता है और होता खतरनाक है। ठीक है, जो इन्फेक्ट कर देता है फाइल्स को। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। और वॉर्म क्या करता है, अपने आप को ही क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, कॉपी करके नेटवर्क पर तेजी से फैलता है बिना किसी, ठीक है, बिना किसी ह्यूमन एक्शन के। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 35। If you compose an email but closes the application or a tab before clicking the send button, in which folder is email typically saved by default? तो ये तो यार सबको पता होगा, कहाँ पे होता है, ड्राफ्ट में जो होता है वो हमारा सेव हो जाता है। ठीक है, और आउटबॉक्स में ये चीज़ याद रखना, आउटबॉक्स पे जब आप ईमेल आप सेंड कर चुके होते हैं ना, पर अभी नेटवर्क इशू की वजह से वो गया नहीं होता, तो वो यहाँ पे रुकता है आउटबॉक्स में, कि जब नेटवर्क ठीक हो जाएगा फिर ये सेंड हो जाएगा। ठीक है, और सेंड आपको पता है जो ईमेल सक्सेसफुली डिलीवर हो जाती हैं वो आ जाती हैं हमारी सेंट में, और जो अनऑथराइज्ड ईमेल्स होती हैं वो कहाँ पे जाती है, स्पैम में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, अभी अच्छे से बताया था, तो बताओ कौन सा है। बाइडू क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और मोजिला फायरफॉक्स, एज, ओपेरा, तीनों कौन से हैं आपके पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं। द S in HTTP stand for secure. Which technology is typically used to encrypt the data transferred over an HTTPS connection? देखो इसका तो आंसर हो जाएगा सिक्योर। अब सुनो होता क्या सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, सुनो। देखो जो SSL होते हैं इसकी फुल फॉर्म याद रखो, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसी का एडवांस्ड वर्जन होता है TLS, जो ज़्यादा सिक्योर होता है। अब होता क्या है कि HTTPS कनेक्शन में डेटा को इनक्रिप्ट, मतलब उसको सेव करने के लिए इस्तेमाल करता है SSL का सिक्योर सॉकेट लेयर, या उसकी एडवांस वर्जन TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का। तो इसका इस्तेमाल करता है डेटा को क्या करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। इससे हमारा जो पासवर्ड होता है, हमारे जो क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स होती हैं या डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स होती हैं, वो रास्ते में कोई हैकर हैक नहीं कर सकता, इसीलिए जो है इन सिक्योर लेयरों का इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर उसको थोड़ा टफ बनाना होगा HTTPS में तो ऐसा बना सकता है। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है IP एड्रेसेस के बारे में, बहुत अच्छे से मैंने आपको IP32 और IP60, IPv6 और IPv4 भी, वर्जन 4 भी बताया हुआ है। तो बात बताओ क्या आंसर हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ साथ में इसमें। देखो TCP, जिसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी होते हैं। ये इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कोर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कोर कम्युनिकेशन होता है, और ये कम्युनिकेशन और नेटवर्क ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और UDP अगर पूछ ले, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो याद रखना ये कनेक्शन लेस होता है UDP। लेकिन TCP IP क्या होता है, ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, और UDP कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। अब बताना है आपको 38 का। मैंने पूरी अच्छे से बताया था, तो बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है IP वर्जन 6 एड्रेसेस आर रिटन यूजिंग ओनली डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं IPv6। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं, और इस ये लेटर्स ना कि डेसिमल्स में होते हैं, ये लेटर्स में होते हैं A से F तक, और सेमी कॉलन्स के जरिए इसको जो है अलग अलग किया जाता है इन एड्रेसेस को। बाकी सारे स्टेटमेंट्स आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, IPv4 32 बिट का होता है, और IPv6 कितना होता है, 128 बिट का, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब IP वर्जन 4 का ही जो एडवांस वर्जन है वो IP वर्जन 6 है, क्योंकि IPv4 जो एड्रेसेस हैं वो खत्म हो रहे थे, रनिंग आउट हो रहे थे। 39, ये ईमेल है और उनके फोल्डर, ये तो बिल्कुल कर ही लोगे यार आप।
ठीक है, इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी ऊपर बताया इसके बारे में, तो इसको कर लेना। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। 40 some pieces of data stored on your computer by a web browser while you are browsing a website used to remember stateful information like login status or item in the shopping cart। ये तो यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इनको हम क्या कहते हैं 14? तो इनको हम कहते हैं कुकीज़। जब आप किसी शॉपिंग साइट पर कुछ कार्ट में ऐड करते हैं, ब्राउज़र बंद होकर के दोबारा मतलब उस चीज़ को ओपन करते हैं, तो वो वहीं पे रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है कुकीज़ की वजह से। कुकीज़ छोटे-छोटे डेटा के पैकेट्स होते हैं जो आपकी स्टेटफुल, जैसे लॉगिन डिटेल्स, कार्ट आइटम्स, ये याद करके रहते हैं, उसे सेव करके रखते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और वेब कैचे क्या होता है? ये वेब पेजेस की इमेजेस, फाइल्स वगैरह ये सब सेव करके रखता है, ताकि जब आप लोड करें तो वो दोबारा से आपको नज़र आए। और बुकमार्क क्या होते हैं? ये किसी वेबसाइट को डायरेक्ट उसकी, अगर आपको वो वेबसाइट सेव करनी है तो एज ए वो बुकमार्क सेव करता है, उस लिंक को क्या करता है? सेव कर लेता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 41 पे। क्वेश्चन आ गया आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क से, और बहुत अच्छे से इसको भी नेटवर्किंग वाली क्लास में मैंने बताया हुआ है। तो बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टाइप कवर्स द स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिक एरिया टिपिकली कनेक्टिंग डिवाइसेस विद इन ए सिंगल पर्सन वर्क स्पेस? ठीक है यार, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, बताया हुआ पैन। तो पर्सनल एरिया सबसे छोटा नेटवर्क होता है, और ये एक इंसान की पर्सनल स्पेस जैसे कुछ मीटर्स तक ही मतलब लिमिटेड रहता है। जैसे ब्लूटूथ के जरिए आप फोन से एयरफोन्स कनेक्ट करते हैं, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में ही काउंट होता है। और लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग या ऑफिस के लिए। मैन क्या होता है? मेट्रोपोलिटन सिटी के लिए। और वाइड एरिया नेटवर्क जो हमारा इंटरनेट होता है, इसी पे वर्क करता है इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडर्ड ईमेल एड्रेसेस। बताओ, ईमेल एड्रेसेस में आपको बताना है गलत गलत कौन सा है। पहला है अ वैलिड ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन एट सिंबल, बिल्कुल सही। एन ईमेल एड्रेस कैन कंटेन ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन द यूजर नेम एंड द डोमेन, क्या सही है? बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वैलिड ईमेल एड्रेस में ब्लैंक स्पेस खाली अलाउड ही नहीं होता। ठीक है, बाकी द डोमेन नेम एग्जांपल ऑलवेज पेयर एट द, बिल्कुल सही हो जाएगा। द यूजर नेम यूनिकली आइडेंटिफाइज द इंडिविजुअल एंड द पेयर्स बिफोर द एट्स, सिंपल, बिल्कुल सही। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज a network security device that monitors and filters incoming and outgoing network traffic based on organization previously established security policies? तो ये तो सबको ही पता होगा, क्या आंसर होगा इसका? फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या होता है? आपके नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड हम इसे कहते हैं। ये बाहर से आने वाले खतरनाक ट्रैफिक को रोकता है, जिससे, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अलाउ करता है जो सेफ होती हैं। ठीक है, तो ये फायरवॉल कहते हैं ना कि जब भी आप पीसी लेने जाते हो तो कहते हैं कि फायरवॉल इसमें लगवा लेना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होता है फायरवॉल। और ये रूटर और स्विच मैंने नेटवर्किंग डिवाइसेस की आपकी एसआई वाली क्लास है, उसमें देख लेना, बहुत अच्छे से बताया हुआ। जितने भी आपके जो 8 के 8 जो इंपॉर्टेंट आपके नेटवर्किंग डिवाइस हैं, वो सारे के सारे मैंने उसमें कवर करवाए हैं, पढ़ लेना उस क्लास को। मैच द साइबर सिक्योरिटी टर्म्स टू देयर करेक्ट डेफिनेशंस। बताओ। और ये आप सारे के सारे 44 एमसीक्यूज जो अभी तक हमने किए हैं, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। वन लाइनर वाला जमाना गया, अब भूल जाओ। और वहाँ पे भी उन चीज़ों का भी खेड़ा छोड़ो जो बस वन लाइनर ही 50-50, 100-100 रटवाए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता उसको करने का। एग्जाम में सवाल नहीं बनते वैसे। आजकल कांस्टेबल जैसे पेपर में भी देखोगे, जीएस में तो 2 सवाल स्टेटमेंट बेस्ड डाले हुए हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट डाला हुआ है। ठीक है, एफटीपी का पूछा हुआ है, टेलनेट का पूछा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी सी अब चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अब वही चीज़, वही अरिहंत की बुक ले लेना, वही चीज़ें रटनी, वही पुराना वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको भी पता चल गया है कि बार बार बच्चे यही पढ़ के नंबर ले लेते हैं। तो थोड़ा सा उसको अब चीज़ें थोड़ी हार्ड बनानी होती हैं। ठीक है, 44 का बताओ। अब फिशिंग क्या है? ये वो फ्रॉड ईमेल्स होते हैं जिसे धोखे से आपके बैंक या डिटेल पासवर्ड आपसे मांगे जाते हैं, तो फिशिंग इस कैटेगरी में आ जाता है। स्पूफिंग क्या होता है? इसमें हैकर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर किसी ट्रस्टेड इंसान या कंपनी जैसे उसकर बनकर उसके साथ कम्युनिकेशन करता है, और उससे कुछ लेने की मतलब फिराक में रहता है। ठीक है, मालवेयर, ये कॉमन वर्ड है जिसमें सारे वायरसेस, वर्म्स, खतरनाक सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। आपको पता है वायरसेस सारे, चाहे वर्म्स हो, ट्रोजन हो, वो सारे किसके अंदर आते हैं? मालवेयर के अंदर। एंटीवायरस क्या है? इन्हीं का शील्ड, इन्हीं से बचाता है। तो बताओ, लगाओ इसका। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का हो गया क्यू। सेकंड का क्या हो जाएगा? पी। थर्ड का थर्ड का आ जाएगा आर। और फोर का क्या आ जाएगा? एस। ठीक है, ये लगा लेना फिर अपने हिसाब से। विच प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिकली यूज फॉर सेंडिंग आउटगोइंग ईमेल्स फ्रॉम एन ईमेल क्लाइंट टू एन ईमेल सर्वर? अभी बता दें इसके बारे में, तो ये तो सिंपल है यार, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
POP3 के बारे में भी बताया, IMAP के बारे में भी बता दिया कि दोनों ही रिसीव करने वाले, और डिफेंस क्या है वो भी बता दिया। HTTP क्या है, वेबसाइट ब्राउजर करने का प्रोटोकॉल, और इसी का जो एडवांस वर्जन है वो है HTTPS। ठीक है। 46, a temporary storage area in a web browser that saves copies of frequently accessed web pages and images भी आ गया, so that they load faster the next time you visit the site is called। तो कैच, क्योंकि इमेज भी आ गया। ठीक है, तो कैच मेमोरी ब्राउजर में उन वेबसाइट्स की इमेजेस और डेटा टेम्पररी सेव कर लेती है जिन्हें आप बार बार खोलते हैं, इससे अगली बार पेज जल्दी लोड हो जाता है। ठीक है, और इंटरनेट का डेटा भी बच जाता है। और कुकीज में क्या है, ये लॉगिन स्टेटस, जैसे शॉपिंग लॉगिन जो स्टेटस होता है, वो जो आपका पासवर्ड होता है वो सब किस में सेव होता है, कुकीज में। खोलते हो ना कभी कभी, जैसे आपने वहाँ पे लिखा होता है सेव पासवर्ड, तो जैसे डालते हो तो अपने आप वहाँ पे आपका ईमेल भी आ जाता है और पासवर्ड भी आ जाता है। वो किसका कमाल होता है, कुकी का कमाल होता है वो। ठीक ठीक है। 47, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट वर्ल्ड वाइड वेब की, बताओ। The World Wide Web and the Internet are identical terms and can be used interchangeably for the same technology। क्या वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट सेम है, बताओ। गलत है, क्योंकि इंटरनेट और www एक चीज नहीं है। इंटरनेट एक फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कंप्यूटर को जोड़ता है, जबकि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क क्या है, उस इंटरनेट के ऊपर चलने वाली एक सर्विस है। वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सेम नहीं है। बाकी द इंटरनेट इज ए मैसिव ग्लोबल नेटवर्क, बिल्कुल सही है। टिम बर्नियर-ली इज वाइडली क्रेडिटेड विद द इन्वेंटिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल सही हो जाएगा। द इंटरनेट रिलाइज हेवीली ऑन द TCP/IP सूट। तो इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे। 48, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी डज द फेलियर ऑफ ए सेंट्रल नोड, अगर हमारा सेंट्रल डिवाइस खराब हो जाए तो वो पूरे नेटवर्क को खत्म कर देगा। तो क्या बताओ, 48 का बताया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। 49, यू रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड ईमेल क्लेमिंग यू हैव वॉन ए लॉटरी एंड आस्किंग यू टू क्लिक अ लिंक। ये तो अब बता ही दोगे 49। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा अटैक होता है, फिशिंग अटैक। ठीक है, जब भी कोई मतलब आपको ऐसे लालच देकर या डरा कर आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन स्टील करना चाहता है, तो लेने की कोशिश करता है, तो उसे साइबर क्राइम में फिशिंग अटैक कहते हैं। अब वाइट हैट हैकिंग क्या है, ये तो अच्छे हैकर्स होते हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। रैंसमवेयर क्या है, ये सिस्टम लॉक करके आपके पैसे मांगता है, डिमांड करता है। DOS क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये क्या करता है, जैसे आपका कोई सर्वर है, ठीक है, उसको ओवरलोड कर देगा, उस पर इतना मतलब स्पैम करेगा कि वो साइट ही आपकी क्रैश हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये साइट को क्रैश करने का एक अटैक होता है, और साइबर क्राइम के अंदर आता है डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसे हम DOS कहते हैं। 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट एरिया टू लार्जेस्ट से बताना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा, हमारा पैन आ जाएगा, पैन, फिर लैन आता है, फिर आता है मैन, और फिर आता है वैन। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है। 51, अब आ जाते हैं हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। अब हम इसमें करेंगे ये जो 51 से 70 तक क्वेश्चन होंगे, ये आपके रहेंगे पावर पॉइंट के, क्योंकि इसमें 70 MCQs मैंने जो कोर टॉपिक्स हैं, मैंने 2025 के MCQs देखे, जो मेरे को ज़्यादा लगे कि यार यहाँ से सवाल ज़्यादा आए, तो मैंने वो अभी तक लाए हैं। एक और ऐसी चाहो तो मैं 100 MCQs की भी सीरीज ले आऊँगा, जिसमें टॉप 100 MCQs होंगे कंप्यूटर के, वो आपके सारे के सारे GKSSB एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, पहले ये 70 कर लेते हैं। 51, तो कौन सा एक्सटेंशन था, आप सीधे सीधे इसमें बताऊंगा। न्यूअर वर्जन में कौन सा आया था, PPTX। पहले देखना, तो न्यूअर वर्जन में पूछा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा PPTX। 2007 से पूछे तो PPT आएगा। और X क्या होता है, तो याद रखना, X होता है XML, जिसे हम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट यू यूज टू स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिगनिंग से स्टार्ट करने के लिए। बिगनिंग से होता है आपका F5, लेकिन उसी करंट स्लाइड से होता है, मतलब अगर जैसे आप किस स्लाइड पे वर्क कर रहे हो, आप चाहते हो वहीं से स्लाइड शो शुरू हो जाए, तो होता है Shift+F5। और ये सवाल आपका GKSSB के पेपर में बन चुका है। विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड के लिए कौन सा होता है, तो सबको पता होगा, Ctrl+M। ठीक है, और ये क्या होता है, Ctrl+S, पूरी की पूरी अगर आपको एक प्रेजेंटेशन फाइल ही ओपन करनी है, तो उसके लिए होता है Ctrl+N, लेकिन सिंगल स्लाइड को ऐड करने के लिए Ctrl+M होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और Ctrl+O ओपन के लिए। 54, विच व्यू इन पावर पॉइंट डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन एज स्मॉल थंबनेल्स मेकिंग इट इज ईजी टू रीअरेंज देम। बताओ कौन सा व्यू होता है, तो ये होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपकी सारी स्लाइड्स छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस में आपको दिखेंगी, ऐसे करके,
ताकि एक ही स्क्रीन पे दिख जाते हैं। आप हमें अगर हमको स्लाइड्स को थोड़ा इंटरचेंज करना तो वो भी हम कर सकते हैं, आगे पीछे रख सकते हैं। 55 ये सारे के सारे व्यूज़ मैंने आपको पावर पॉइंट वाली क्लास में बता दिए थे लर्न विद एमसीक्यू सेशन में। 55 अ सिंगल पेज ऑफ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। सिंपल क्वेश्चन है यार कि क्या कहते हैं इसे, स्लाइड, शीट नहीं स्लाइड। 56 what are the visual effect called that appear when you move from one slide to next slide during a presentation? तो क्या कहते हैं उसे, याद रखना मैंने क्या कहा कि स्लाइड से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही स्लाइड के अंदर पहले हेडिंग उड़ कर आए या ये बुलेट्स जो हमने ऐसे पॉइंट्स लगाए हैं बुलेट्स वो थोड़े से बाउंस करें, तो उसको हम क्या कहते हैं यार, उसको हम स्लाइड एनिमेशंस कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द विजुअल इफेक्ट दैट कॉल्ड अपीयर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। जब स्लाइड से जैसे जैसे ये है ना, जैसे ये आपकी स्लाइड है, आप चाहते हो जब इस स्लाइड से मैं इस स्लाइड में जाऊं तो बीच में जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। और एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसका हमने अगर कोई मोशन करवाना है या कुछ चीज़ें अंदर करनी है तो उसके अंदर आ जाता है हमारा एनिमेशंस। तो ट्रांजिशन जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है, दो स्लाइड्स के बीच में होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब एक स्लाइड खत्म होती है और अगली स्लाइड आती है उसके बीच में जो पेज जो पलटता है, जो मोशन होता है, ये जो इफेक्ट होता है इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। और ये एनिमेशन का आपका एमसीक्यू हो गया। विच फीचर इज यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मतलब स्लाइड के अंदर ही, तो उसे हम कहते हैं एनिमेशंस, ठीक है। वट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड्स इंस्टेंट ऑफ द बिगनिंग। ये देखो करंट का आ गया, तो ये क्या होगा, हो जाएगा बताओ, शिफ्ट प्लस F5 और बिगनिंग से F5। 59 विच कीबोर्ड शॉर्टकट यू यूज टू क्रिएट ए कंप्लीटली न्यू ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब इसमें एम नहीं लगा देना, इसमें एन लगा देना, कंट्रोल प्लस एन होगा, ठीक है। 60 बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लैंडस्केप होता है बाय डिफॉल्ट। द बॉक्स विथ डॉटेड बॉर्डर्स ऑन ए न्यू स्लाइड वेयर यू कैन क्लिक टू टाइप टेक्स्ट और इंसर्ट पिक्चर्स इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं बताओ, उसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर। जब आप नई स्लाइड खोलते हैं उसमें डॉटेड लाइंस होती है ना, वाला बॉक्स आता है, उसी को हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। जहाँ पे लिखा होता है क्लिक टू ऐड टाइटल, वो होता है प्लेस होल्डर होता है। 62 विच की ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड टू स्टॉप और एग्जिट अ रनिंग स्लाइड शो। एस्केप, ठीक है। 63 वेयर कैन ए प्रेजेंटर ऐड प्राइवेट रिमार्क्स और रिमाइंडर दैट ओनली दे कैन सी। देखो ये भी मैंने आपको पावर पॉइंट की क्लास में बताया हुआ है, एक बार वो क्लास देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट पूरा निचोड़ है पावर पॉइंट का उसमें, और एक्सेस का भी। तो 63 का बताओ कि कौन सा होता है, ये बताया हुआ है तो ये होता है नोट्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड व्यू ऑप्शन इन एमएस पावर पॉइंट। तो डॉक्यूमेंट ये तो आपका एमएस वर्ड में होता है, ये सारे के सारे आपकी व्यू हैं पावर पॉइंट के। 65 which tab on the PowerPoint ribbon contains the options to change the background color, apply themes and change slides size। तो 65 का बताओ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डिजाइन टैब, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट। 400 और 500 किसके अंदर होता है, एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर भी 500। 67 विच टूल इन पावर पॉइंट अलो यू टू कॉपी द कलर फॉन्ट एंड स्टाइलिंग ऑफ वन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू क्विकली डुप्लीकेट अ सिलेक्टेड स्लाइड। डुप्लीकेट करने के लिए बताया हुआ है कंट्रोल प्लस टी। ये सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने आपको पावर पॉइंट वाले क्लास में एमसीक्यूज के जरिए पूरा कंसेप्ट बताया था। 69 बताओ, विच मेन्यू ऑप्शन अलो यू टू सेव एन ऑलरेडी सेव्ड प्रेजेंटेशन विद ए न्यू नेम और ए न्यू लोकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेव एज। 70 इफ यू वांट टू प्रिंट स्मॉलर वर्जन ऑफ योर स्लाइड्स ऑन ए सिंगल शीट ऑफ ए पेपर टू गिव टू योर ऑडियंस विच प्रिंट लेआउट शुड यू चूज। तो कौन सा लेआउट आप चूज करेंगे। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये हैंडआउट्स, ठीक है। तो एक और मैं थोड़ी सी आपको एक पते की बात बताना चाहूँगा, जितने भी डेल्टा ग्रुप के मेंबर्स हैं, और मैं देखता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, टोटल 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। मैं चाहता था कि 100 ही रहें, इससे ऊपर नहीं जाएं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सबको मैनेज करने में, क्योंकि कुछ डाउट्स भी पूछते हैं, ठीक है। और इतने सारे स्टूडेंट्स को हैंडल करना, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, मेरे साथ मेरा एक दोस्त काम करता है बस, ठीक है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही है कि हमको भी ऐड होना है, तो चलो मैं 100 से काट के इसको 200 कर देता हूँ, लेकिन 200 से ज़्यादा मैं अलो नहीं करूँगा। तो जिसने भी अभी ज्वाइन करना है डेल्टा ग्रुप तो वो कर लेना, बाद में फिर जब 200
के ऊपर हो जाएगा, मैं किसी को नहीं अलाउ करने वाला, क्योंकि फिर मैंने आगे बढ़ना है FAA पे, आपके JKPSI पे, और आपके जो भी आगे इन फ्यूचर JKSSB के एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। तो उसकी उसके अलग से ग्रुप बनेंगे, ठीक है। अभी जो बैच आने वाला है वो आएगा आपका JKP कांस्टेबल और JKPSI का कंबाइंड होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसने JKPSI का फॉर्म भरा है वो JKP कांस्टेबल का भी फॉर्म ज़रूर भरेगा। तो कंबाइंड बैच आएगा, ठीक है। जैसा आपका जो कंबाइंड बैच होगा टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने 100 से डेल्टा ग्रुप को जो इसका स्लॉट है वो करके अब 200 कर दिया है। तो जिसको भी एनरोल होना वो जल्दी से जल्दी अपनी जो स्लॉट्स है वो बुक करवा लेना, बाद में नहीं होने वाला अगर 200 हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये 70 MCQs का कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक्स, ख्याल रखो।